वेलकम बच्चों, मैं आज एक बार फिर अमित शुक्ला आज के अपने चैनल में आपको बताने जा रहा हूँ सेल चैप्टर, जहाँ मैंने लास्ट टर्न पे किया था सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 लिया था। आज सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जरा देखते हैं। ये कल आपको मैंने सेल किसने डिस्कवर्ड की, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से दे दी थी। काफ़ी कुछ मैंने माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया था और सेल का कंपोजिशन मैथमेटिकल मैनर में मैंने समझाने की कोशिश आपको की थी। आज का जरा देखते हैं सेल का। आज का जो टॉपिक है वो सेल के इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 में जरा हम और आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब इसमें भी क्वेश्चन उठा कि कैसे सेल के काइंड के बेसिस पर, कि सेल के नंबर के बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी जो पार्टिसिपेटिंग नंबर ऑफ सेल्स हैं उनके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करना। क्वेश्चन चूंकि 11th क्लास है और जो मैंने जैसा कि कल ही आपको बताया था कि ये जो मेरा चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने इसका फ्रेमवर्क ऐसे तैयार किया है कि इसको ओवरऑल किसी भी क्लास का स्टूडेंट पढ़े सभी को समझ में आएगा। तो सबसे पहला अब 7th क्लास का अगर या 8th क्लास का या 9th क्लास का स्टूडेंट इसे पढ़ रहा है तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हुई कि ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। आपने तो बोल दिया कि ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर सेल्स का ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स व्हिच आर पार्टिसिपेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो पहली बात जानने वाली है कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स। ऑर्गेनिजम्स का मतलब लिविंग बीइंग्स। अब आप कई बार हम पूछते हैं भाई लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, तो बच्चे एक ही सेंटेंस में आंसर देते थे भाई जिनमें लाइफ होती है। लेकिन ये कहना कोई सुटेबल आंसर तो होगा नहीं एक साइंस स्टूडेंट के मुंह से इस तरीके की बात कि भाई जिसमें लाइफ होती है उन्हें लिविंग बीइंग्स कहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी जगह पर हम कहेंगे लिविंग बीइंग्स दोज इन विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस। वो जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सारे के सारे थिंग्स लिविंग बीइंग्स कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन उठा कि भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। डाइजेशन, कैटाबॉलिज्म ब्रेकिंग प्रोसेसेस, एनाबॉलिज्म एनालिटिकल और सिंथेटिकल प्रोसेसेस। तो यानी डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, लोकोमोशन, all these activities are combinedly named it in a single word is metabolic activity, and it is always performed in the living beings or organisms, so called biological activities, so called biological activities। इसीलिए इन सारी की सारी डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इन सभी को कंबाइंडली एक साथ आप सबके नाम लेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो एक सब केवल एक सिंगल सेंटेंस में मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एक और नाम इन्हें दिया गया है वाइटल एक्टिविटीज।
यानी all these activities are not only named as a metabolic activities but also biological activities and vital activities. कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स, अब ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, आप एक चीज जान लीजिएगा, अब इसी से मैं अपने टॉपिक पर आपको खींच के ला रहा हूं। ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो काइंड होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और ये भी इनका जो डिवीजन का जो क्राइटेरिया, जिस बेस पर इन्हें क्लासिफाइड या कैटेगराइज किया गया है, वो है लोकोमोशन। अब आप कहेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दो एक्टिविटीज, दो प्रोसेसेस के नाम आपने सुन रखे होंगे। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये दैट वन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ लोकोमोशन। और जब अपनी ही जगह पर रह करके केवल अपना पोस्चर चेंज करते हैं, दैट नोन एज अ मूवमेंट। रिजिड रहते हुए अपना पोस्चर चेंज करना, दैट नोन एज अ मूवमेंट। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट जिसमें होता है, दैट नोन एज अ लोकोमोशन। तो इतनी बात समझ में आ रही। अब लोकोमोशन किसी, अगर नॉर्मली जो रिक्शा चलाता है उससे अगर आप बात करें, बोले उसको बायोलॉजी का भी नहीं आता, आप उससे पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट, सर प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट, या टेल मी सिंगल वन एंड ओनली डिफरेंस। उसको ना तो फोटोसिंथेसिस के बारे में ना कुछ किसी के बारे में नहीं मालूम है, तो आपने सीधे सीधे जाते उससे पूछा कि भैया हमें प्लांट और एनिमल्स के बीच में एक डिफरेंस बता दो, तो उसके मुंह से केवल एक निकलेगा वर्ड कि प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता और एनिमल्स में मूवमेंट होता है, सॉरी लोकोमोशन होता है। यानी लोकोमोशन के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक जिनमें लोकोमोशन होता है और एक जिनमें लोकोमोशन नहीं होता। तो जिनमें लोकोमोशन होता है वो सारे के सारे एनिमल्स कहलाते हैं, और जिनमें लोकोमोशन नहीं होता यानी जो रिजिड रहते हैं, ये कहलाते हैं क्या, प्लांट्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्लांट एंड एनिमल। एक बात जो मैं थोड़ा सा, हालांकि इंग्लिश मीडियम की क्लास होती है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं बता दूं हिंदी मीडियम के हिसाब से। इन हिंदी प्लांट्स के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज किया जाता है पादप। अक्सर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे, मेरी बात समझ रहे होंगे, जिन्होंने कहीं पर भी पढ़ रखा होगा, उसका मतलब होता है पादप। अब पादप को पादपी प्लांट के लिए पादप वर्ड क्यों यूज किया गया, इसके दो छोटे वर्ड तोड़ दीजिए, पाद प्लस अप। पाद माने पैरों से, फूट की बात हो रही है, और अप का मतलब होता है पानी पीने वाले। वो जो पैरों से पानी पीते हैं उन्हें पादप या प्लांट कहते हैं, और पेड़ों के पैर, जो जड़ है वो उनके पैर हैं, और वहीं से पानी सक करते हैं। तो एक पादप की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि पादप को पादप ही क्यों बोला गया। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, वाइटल एक्टिविटीज, all the activities are performed by the single cell, then that type of all organisms are known as unicellular. If to perform various type of biological activities, different types of cells or with different type of group of cells are responsible, then that type of organisms are known as multicellular. In Hindi, for unicellular, the word utilized known as एककोशिकीय बैक्टीरिया। ज्यादातर सारे के सारे बैक्टीरिया आपको इसमें आते हैं, कुछ एल्गीज भी यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर का मतलब जब जितने प्रोटोजोन्स के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेल्यूलर हैं। तो जब
all the biological activity like digestion, excretion, reproduction, respiration, growth, movement, etc., all these processes are performed by the single cell, then that type of organisms are known as a unicellular. And if to perform all the biological process, different group of cells or different cells, many cells are participated, then that type of organisms are known as a multicellular. तो अभी आपने देखा कि ऑर्गेनिजम्स को पार्टिसिपेटिंग सेल के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। अब हम आगे आते हैं और अब हम इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं, आप नोट डाउन तो कर ही रहे होंगे अपने साथ साथ। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूं कि सेल थ्योरी क्या होती है, जरा उस पर बात करें। धीरे धीरे रिसर्चेस आगे बढ़ती रही, चलती रही, और इन रिसर्चेस के आगे चलते रहने की वजह से बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी। इसके बाद जब रिसर्चेस आगे बढ़ी तो एक सेल थियरी आई। इस सेल थियरी को, जिसे कोशिका सिद्धांत भी कहा जाता है, इस सेल थियरी को 1839 में प्रपोज किया। और इसे प्रपोज करने का जो क्रेडिट जाता है, नाम के लिए आप स्पेलिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग को लेकर के कई बार कंफ्यूजन होता है। मैथियास स्लाइडेन, कई किताबें श्लाइडेन और श्वान के नाम से केवल लिखी होती हैं। तो मैथियास स्लाइडेन ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। और इन जर्मन बॉटनिस्ट के एक साल बाद, देखिए अभी क्या कहा इन्होंने, इनके बाद जर्मनी के ही एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर श्वान। यानी मैथियास स्लाइडन और थियोडोर श्वान ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, सॉरी जूलॉजिस्ट थे। वो जूलॉजिस्ट और ये जूलॉजिस्ट और वो बॉटनिस्ट। इनके एक साल बाद थियोडोर श्वान ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, और इन दोनों ने कॉन्सेप्ट क्या दिया जिसे सेल थ्योरी का नाम दिया गया, कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल। अब फिर एक बार क्वेश्चन उठा कि किस तरीके से ये यूनिट कहलाती है, जरा देखते हैं इसको। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कैसे कहलाती है, तो जरा हम देखें। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे नहीं कई बार पहाड़े होते हैं, 2 एकड़ नम 2 2 दूनी 4 2 3 6, उस तरीके से अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का, इट मीन, अब आप समझ रहे होंगे ऑर्गेनिजम्स वर्ड यूज करते मान, आपके दिमाग में क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट कि यहां प्लांट और एनिमल दोनों की बात हो रही, मल्टी सेल्यूलर की बेसिकली मैं बात कर रहा हूं। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स जब आपस में कलेक्ट होती हैं और एक वर्क परफॉर्म करती हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू। टिश्यूज ग्रुप नोन फॉर्म क्या करता है, ऑर्गन। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म बॉडी।
तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल स्टडी कर रहे हैं तो सबसे छोटा पार्ट जो पार्टिसिपेट करता है वो क्या होता है? सेल। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म का यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहा है तो सबसे छोटा पार्ट जो काम करता है वो होता है सेल। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि मैथियास लाइडन और थियोडोर श्वान ने जो एक सेंटेंस बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो वो क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई भाई? सेल्स जब आपस में जुड़ के एक साथ काम करती हैं तो टिश्यू बनाती है, टिश्यू जुड़े तो ऑर्गन, ऑर्गन बने तो ऑर्गन सिस्टम तो बॉडी बन गई। इसीलिए बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चरल सबसे छोटा पार्ट सेल होता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई काम कर रहा है तो सबसे छोटा जो पार्ट होगा वो होगा सेल। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑर्गेनिज्म कहा गया है। लेकिन इसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी, ये तो ओल्ड सेल थ्योरी थी जिसे सेल डॉक्ट्राइन के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1853 में दिया था मॉडर्न सेल थ्योरी। इस मॉडर्न सेल थियरी को देने का जो क्रेडिट है वो रुडोल्फ विर्चोव को जाता है। रशियन थे रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने एक सेंटेंस बोला, रुडोल्फ विर्चोव ने एक सेंटेंस का यूज किया। उस सेंटेंस का मतलब था ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब देखते हैं जरा ओमिनिस सेल्यूला, उनका जो सेंटेंस था ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब जैसे कई बार आप लोग व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिखते हैं कि मैं खाना खा रहा था, MAI, मैं KHAKNA, खाना खा रहा था, तो क्या ये अंग्रेजी हो गई? तो ये इंग्लिश में लिखा जरूर है लेकिन ये इंग्लिश नहीं, रशियन लैंग्वेज का वर्ड है, सेंटेंस है, और इसका मतलब होता है ईच एग्जिस्टिंग सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ विर्चोव ने अपने इस सेंटेंस में जब इसको आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मतलब होता है ईच एग्जिस्टिंग सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर जो सेल जो आज देखने को मिल रही है ये पहले किसी जिंदा सेल से ही जनरेट हुई है, अपने आप जनरेट नहीं हुई है। तो यानी कुल मिलाकर इन्होंने, रुडोल्फ विर्चोव ने यह बताने की कोशिश की कि सेल से सेल जनरेट होती है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जबकि ओल्ड सेल थ्योरी जो 1839 में दी गई मैथियास लाइडन, उसका कॉन्सेप्ट था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था सेल थियरी का। सेल थियरी कैसी थी, किसने दी, कौन सी दो थ्योरीज थी, मॉडर्न सेल थ्योरी, ओल्ड सेल थ्योरी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेल के स्ट्रक्चर पर ले चलूंगा, कितने टाइप की सेल्स, अलग अलग स्ट्रक्चर कुछ है, जैसे लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, स्मॉलेस्ट सेल, इनके बारे में बताऊंगा। और देन आफ्टर इट मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेल के स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि एक्चुअल सेल में किन किन चीजों को कैसे कैसे आपको पढ़ना है। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।